स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 17 में प्रश्न नंबर 45 तक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में लघुत्तरीय प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था, समझा था और पढ़ा था। आप कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के PDF डाउनलोड करने का आपको मिल जाएगा ऑप्शन। व्हाट्सअप चैनल लिंक भी टेलीग्राम की तरह ही वहाँ से जुड़ के आप लोग क्लास का डायरेक्ट लिंक व्हाट्सअप से भी प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर और जो भी डिलीट करते हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, निस्यंदन सिद्धांत क्या है। 2 नंबर का आता है, आप 2 नंबर के हिसाब से लिखेंगे 1.5 से 2 पेज। तो प्रश्न नंबर 46 मतलब उतने में उतना पूरा उसका प्रश्न का पूर्णता हो जाए। तो निस्यंदन सिद्धांत क्या है। तो निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकाले ने किया था। इस सिद्धांत का विकास इस अर्थ में हुआ था कि कुछ लोगों को अंग्रेजी में अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वे अंततः जनसाधारण को भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित कर सकें। तो निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकाले ने किया था। और क्यों किया था कि कुछ लोगों को अंग्रेजी हम पढ़ा देंगे तो क्या होगा, अच्छे से अंग्रेजी पढ़ा देंगे तो वो अंग्रेजी समझते रहेंगे, तो भारतीय भाषाओं के माध्यम से क्या करेंगे, वो अंग्रेजी सबको पढ़ा देंगे। जब हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी आ जाएगी तो हिंदुस्तानी क्या करेंगे, भारतीयों को हिंदी में अंग्रेजी पढ़ा देंगे और उन्हें आसानी से पढ़ा देंगे। इसीलिए मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत लाया था। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के साथ साथ इसी काल में जन शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का संघर्ष भी सतत रूप से चला था। तो प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के साथ साथ इसी काल में क्या हुआ था, जन शिक्षा यानी कि हर एक लोगों को शिक्षित करना है और उच्च शिक्षा का गठन हो, इसका कंटिन्यूअस प्रयास चल रहा था। भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठा था कि जनता को शिक्षित किया जाए अथवा किसी वर्ग विशेष को उच्च शिक्षित किया जाए, यानी कि भारत के लोगों को शिक्षित किया जाए कि जो बड़े बड़े लोग हों उनको शिक्षित किया जाए। उस टाइम ऐसी सोच, ऐसी अवधारणाएं भारत में जगह जगह कोने कोने पनप रही थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन खर्च करना चाहती थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, व्यवसाय करने के उद्देश्य से भारत में, और धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाओं पर उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो वो ये थोड़ी चाहेंगे कि भारतीय लोग शिक्षित हो जाए, वो तो अपना व्यापार बढ़ाना चाहेंगे, इसीलिए कम पैसा खर्च करना चाहते थे भारतीयों की शिक्षा पर अंग्रेज। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। तो लॉर्ड मैकाले का जो निस्यंदन सिद्धांत था या छनाई का सिद्धांत था, वो ये नहीं चाहता था मैकाले कि भारत क्या हो, हर एक छोटे छोटे स्तर पे लोग जो भी हैं वो सब लोग शिक्षित हों। बस वैसे ही अंग्रेजी शिक्षा ला करके वो शारीरिक रूप से हिंदुस्तानी और मानसिक रूप से अंग्रेज बनाना चाहता था। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग मतलब जो शिक्षा से क्या हो, उसको उच्च बना दिया जाए इंग्लिश पढ़ा करके, और वो भारतीयों पर राज करे, भले वो भारतीय रहे। ठीक है, जो शिक्षा पाने के पश्चात हमारे बीच दुभाषीय का कार्य कर सके, यानी कि अंग्रेजों को हिंदी थोड़ी आती थी या संस्कृत तमिल तेलुगु कन्नड़ कुछ नहीं आती थी। तो वो ये चाहते थे कि जो भारत में लोग हैं हिंदुस्तानी, वो क्या करें, दुभाषी हो जाए, यानी कि मल्टी लिंगुअल हो जाए, मतलब उनको दो भाषा आ जाए, जिससे मैं उन्हें इंग्लिश में बात करूं और जो भारतीय हों वो जाके भारत के लोगों से क्या टैक्स वसूलें या उन पर अधिकार जमाएं, या उनको कुछ भी योजना करना हो, व्यापार करना हो, व्यवसाय करना हो, तो जिससे क्या हो, अंग्रेजों को बात समझने में आसानी हो, भारतीय लोग क्या चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा, अंग्रेज अपना नीति और कूटनीति बनाने में सफल होंगे। कब सफल होंगे, जब यहाँ के लोगों के बारे में विचार में समझेंगे कि ऐसे यहाँ के लोग, भारत के लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो लैंग्वेज तो होना चाहिए, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में कम्युनिकेशन करने का माध्यम, समझ तो आना चाहिए। इसीलिए ये चाहते थे सब अंग्रेज की दुभाषियों का प्रयोग करने के लिए एक उच्च वर्ग ऐसा तैयार किया जाए जो इंग्लिश जाने। मैकाले ने सन 1837 में लिखा है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है। तो देखिए मैकाले कितना होशियार था, ये चाहता था कि 1837 में इसने कहा कि वर्तमान समय में हम ये नहीं चाहते हैं कि सब लोग शिक्षित हो जाएं, बस हम ये चाहते हैं इतना ही पढ़िए आप लोग कि हमारा आपसे काम चल सके और हम आपकी बातों को समझ सकें और आप हमारे बातों को समझ पाएँ। तो इसी ने एक उच्च वर्ग को तैयार करना चाहता था मैकाले।
प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंश वितरित कर सके जो हमने उसे दी है। कुछ ही शिक्षा, इसका मतलब भारतीयों के आत्माओं और प्रोग्रेस के लिए शिक्षा नहीं दे रहे थे, बस भारतीयों पर शासन करने के लिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये इंग्लिश पढ़ाना चाहते थे, ताकि वो भी कुछ ज़्यादा विद्वान नहीं बनाना चाहते थे, बस लैंग्वेज कम्युनिकेशन हो जाए, संवाद हो जाए, संप्रेषण हो जाए, बस इतना ही तक ये पढ़ाना चाहते थे। तो ये मैकाले 1837 में बताया था। इस प्रकार मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसमें क्या प्राथमिक शिक्षा के बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, उसमें सुधार के लिए क्या सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? तो नई शिक्षा नीति की विशेषताएं या गुण। तो नई शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं थी, देखिए। तो नई शिक्षा नीति 1986 की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं गुण अग्रलिखित हैं। पहला क्या था? शिक्षा को प्रथम बार विशेष महत्व दिया था। फर्स्टली स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। पहली बार शिक्षा को इतना महत्व कम मिला था जो भारतीयों के लिए भी हो, 1986 में। स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को पहली बार इतना महत्व दिया है। यानी कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो अंग्रेज क्या हुए? चले गए। तो उसके बाद जब 1986 आया तो पहली बार क्या केंद्र की सरकार ने भारतीयों को शिक्षित करने के लिए इतना पहली बार सीरियस हुए, और शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा के विविध पक्षों के सुदृढ़ीकरण और उन्हें देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का निश्चय दोहराया गया है। तो शिक्षा को प्रथम बार विशेष महत्व दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। दूसरा, और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि इसकी विशेषताएं या गुण बताइए कि इसने प्राथमिक शिक्षा के बढ़ोतरी में क्या योगदान दिया। तो प्रथम बार इतना विशेष महत्व मिला शिक्षा को। दूसरा क्या हो जाएगा? एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना मिली, वन नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर मिला आपको, जिसमें 10th + 2 + 3 वाला। तो राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की शैक्षिक संरचना थी। तो हमारे देश में हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार की शैक्षिक संरचना थी, अर्थात उसमें एक रूपता नहीं थी। नवीन शिक्षा नीति में 10th + 2 + 3 यानी कि 10 में क्या, स्टार्टिंग का जो 10 वर्ष था वो प्राइमरी 5 वर्ष और 3 8 तक, और उसके बाद फिर 2 10 तक। तो 5 + 3 + 2 था, ये प्राइमरी था, ये अपर प्राइमरी था, और ये 9th 10th था। तो ये 2 क्या हो जाएगा? 11th 12th हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा? ये ग्रेजुएशन हो जाएगा, स्नातक की डिग्री। तो इस प्रकार क्या थी? शिक्षा संरचना पहली बार पूरे देश में लागू हुई, जो एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिशें की गई हैं, जिसे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया है। यद्यपि कोठारी कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पहले ही कोठारी नीति ने सिफारिश की थी कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भारत में होनी चाहिए, जो सब सर्व जनसाधारण को क्या कर सके, एक अच्छा व्यवस्था के माध्यम से शिक्षित किया जा सके। परंतु उसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन में कोई तत्परता नहीं दिखाई गई। यानी कि कोठारी आयोग उतना एक्टिव नहीं था शिक्षा नीति को लागू करने में, उसने बस वैसे ही कह दिया। एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना नवीन शिक्षा नीति की मौलिक विशेषता है। तो एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना की क्या होनी चाहिए? एक कोई नवीन शिक्षा नीति है तो उसकी राष्ट्रीय शिक्षा संरचना होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए, तभी उसका कोई वैल्यू रहता है। तीसरा, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल करिकुलम। तो राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रथम बार एक निश्चित शैक्षिक स्तर तक एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया गया, जिसमें एक बीज पाठ्यक्रम के साथ अन्य विषय भी होंगे जो लचीले होंगे। इससे पाठ्यक्रम में जहां एक रूपता आएगी, वहीं राष्ट्रीय एकता तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का संवर्धन होगा। तो राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना बनी। चौथा क्या हुआ? शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया, इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो वर्तमान शिक्षा में विषमताएं अधिक हैं,
नवीन शिक्षा में विषमताओं को समाप्त करने एवं शैक्षिक अवसरों की समानता लाने का संकल्प दोहराया गया। महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों के समान रूप से शैक्षिक प्रसार और सुविधाएं सुलभ कराने का दृढ़ संकल्प किया गया था नवीन शिक्षा नीति 1986 में। पांचवा क्या था? केंद्र सरकार की भागीदारी हुई, पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सन 1976 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। ये प्रश्न पूछ सकता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 का जो संवैधानिक संशोधन था उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इसका मतलब केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं? शिक्षा पर नियम कानून बना सकते हैं। तो इसीलिए समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया 1976 में। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। समवर्ती सूची में लाने से इसका मतलब ये नहीं कि राज्य अब शिक्षा पर जिम्मेदारी अपना पल्ला झाड़ लें अथवा उनके अधिकार छीन गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विशेषता यह है कि केंद्र सरकार पहले से अधिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने के प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य ये था, समवर्ती सूची में शिक्षा को लाने का मतलब ये था कि बस शिक्षा को राज्य के अधिकारों को छीनना नहीं है, या राज्य का अधिकार शिक्षा से छीनना नहीं है, बल्कि ये है कि राज्य सरकार के साथ मिल करके शिक्षा को और कैसे अच्छी किया जाए और कैसे इसको परिष्कृत, परिमार्जित और सुव्यवस्थित किया जाए केंद्र सरकार के सहयोग से, और उसकी भागीदारी पहले से कहीं अधिक होगी। तो इस प्रकार आपका शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भागीदारी हुई, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना हुई, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना मिली और शिक्षा को प्रथम बार विशेष महत्व इतना आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मिली थी। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी में इतना योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता तथा महत्व। तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की आवश्यकता तथा महत्व यानी कि प्रारंभिक शिक्षा को क्यों हर वर्ग, हर जाति और 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और क्यों इसका महत्व पड़ा, और ये क्या होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये भी आपको बताना है, इसका परिभाषा देना है। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता तथा महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, स्व शिक्षा के लिए आवश्यक, नेसेसरी फॉर सेल्फ एजुकेशन। अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा या स्वयं पीढ़ी योजनाओं से व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ अपनी अभिवृत्ति, कौशल तथा आकांक्षाओं का विकास कर सकता है। इसीलिए क्या हुआ? सार्वभौमिकरण यानी कि शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन किया गया। दूसरा क्या किया गया? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी सभी के लिए शिक्षा के लिए? दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हुई, नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ नीड ऑफ डेली लाइफ। साक्षर व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप खुद कमा लेंगे। अपने घर का हिसाब किताब रखना, चीज़ों को खरीदना तथा बेचना, समाचार पत्रों से देश विदेश के बारे में जानकारी रखना सीख जाता है। इसीलिए क्या हुआ? शिक्षा को कम कहा गया कि सब लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा? अपना हिसाब खुद रखेंगे, देश विदेश के बारे में हिसाब रखेंगे तो एक स्वस्थ सरकार का भी निर्माण होगा, एक स्वस्थ जनता रहेगी, स्वस्थ जनमत संग्रह का निर्माण होगा। इसीलिए क्या हुआ? दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। तीसरा, साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक, नेसेसरी फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिटरेसी। तो साक्षरता प्रसार के लिए ये आवश्यक था, इसीलिए सब लोग पढ़ लिख लें, कम से कम अपना नाम, गांव, पता लिखना जान जाएं। इसीलिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ। तो साक्षरता का इससे प्रसार होगा, मतलब अक्षरों को लिख लेना और पढ़ लेना ही साक्षरता कहलाती है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा तथा उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका
परिवार, समाज तथा राष्ट्र लाभान्वित होगा। जब व्यक्ति साक्षर हो जाएगा, पढ़ लेगा, लिख लेगा, तो उसका घर, परिवार, समाज, राष्ट्र सबको क्या होगा, गौरवान्वित करेगा, क्योंकि वह अपने परिवार और समाज के प्रौढ़ों को भी साक्षर बनाने का प्रयास कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कम थोड़ा भी पढ़ना जानता है, तो वो चाहेगा कि हमारा परिवार और हमारा समाज भी क्या हो, पढ़े लिखे, और जो हमसे बड़े हैं वो भी पढ़े लिखे, जो भी प्रौढ़ हैं उनको पढ़ाने का प्रयास करेगा। अतः शिक्षा का सार्वजनिकरण होना आवश्यक है। यानी कि शिक्षा को सार्वजनिकरण इसलिए किया जाएगा ताकि देश का हर व्यक्ति जब शिक्षित रहेगा और प्रशिक्षित रहेगा तो देश बहुत आगे जाएगा। इसीलिए शिक्षा का क्या किया गया, सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण किया गया कि सबको शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है, कम से कम वो साक्षर हो जाए। चौथा देखिए, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक, नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो व्यक्ति के विकास के लिए भी आवश्यक था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण व्यक्ति के विकास के लिए एक निश्चित आयु एवं अवधि तक शिक्षा प्राप्त कराने हेतु आवश्यक है। मनुष्य को समाज की धारा में शिक्षा की अनिवार्यता ही जोड़ सकती है। तो मनुष्य को क्या समाज की धारा में क्या जोड़ेगी, शिक्षित रहेंगे तभी आप 2-4 लोगों के बीच में खड़े होकर के आप बात करने का ढंग आपको आएगा। तो इसीलिए शिक्षा का क्या कर दिया गया कि सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया कि व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होगा। साक्षरता का लिटरेसी रेट बढ़ेगी, देश में बहुत मैक्सिमम लोग शिक्षित होंगे। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी क्या था, ये आवश्यक था। तो उसके बाद स्व शिक्षा के लिए आवश्यक था। तो सेल्फ एजुकेशन के लिए भी, अगर आप स्व शिक्षा मतलब खुद आप पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सार्वभौमिकरण इसीलिए लाया गया, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इस प्रकार प्रश्न नंबर 49 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो एनसीएफ 2005 के जो प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत थे उसके बारे में देखिए। तो शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, आप हेडिंग डालेंगे तो प्रमुख मार्गदर्शक यही होगा ना। तो शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं वरन एक ऐसा सुगम करता है, मतलब अच्छे प्रकार से समझाने वाला है जो सूचना को अर्थ, सूचना को किसी अंडरस्टैंडिंग, सूचना को किसी समझने योग्य बनाने को, अर्थ बोध में बदलने को, प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक। टीचर क्या करता है, हार्ड से हार्ड चीज़ों को क्या करता है, किसी अपने टेक्निक से उसको इजी बना देता है। तो यही क्या है, शिक्षक की भूमिका है एक शिक्षण के क्षेत्र में। ये एनसीएफ 2005 कहता है। दूसरा क्या है, निर्देशों के स्थान पर अवलोकन। टीचर ये नहीं बस निर्देश दे दे कि आपको कल ये चैप्टर पढ़ के आना है, बल्कि टीचर कैसा होना चाहिए, वो अवलोकन करे कि किसको आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसको अनुभव से रिलेटेड शिक्षा दे। प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। तीसरा, शिक्षक कक्षा में शिक्षण के स्थान पर बच्चों के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां उपलब्ध कराने में निरंतर सहायक हो तथा सतत अवलोकन व परीक्षण की प्रक्रिया भी गतिमान रहे। चौथा, प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता हो। प्रत्येक बच्चे की परिवेशी विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता, यानी कि हर बच्चे विभिन्न जाति वर्ग संस्कृति से, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, तो उसकी परिवेशी विशिष्टता है। कोई पहाड़ों पर रहता है, कोई मैदानी क्षेत्रों में, कोई पर्वतों पे, कोई जंगलों में। तो ये परिवेशी विशिष्टता है और उसकी अनुभव अलग अलग हैं। हर भारत में चारों कोने में जाएंगे तो सब लोग क्या हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग अनुभव महसूस करते हैं अपने परिवेश की वजह से। छठवां क्या था, बच्चे के अनुसार शिक्षण गतिविधि आयोजन में दक्षता जिनसे सभी बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध हों। सातवां, बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। यानी कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को एक सक्रिय रूप से सीखने में मदद देना और ये देखना कि बच्चे सही सीख पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि क्लास में बैठे हैं और ध्यान कहीं और है, तो निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं बनाना है।
8वां, तथ्यों फैक्ट और सूचना को क्या करे बच्चा ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभव के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता हो। यानी कि एनसीएफ 2005 में अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है, खोज आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है, खुद करके सीखने पर बल दिया गया है। और 9वां देखिए, कार्यानुभव की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए, तो जो बच्चे अपने कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या पढ़ते हैं या मान लीजिए कोई खेल कूद करते हैं, तो उनके जो कार्य से अनुभव उन्हें मिला है उसकी क्या उपयोगिता है, उसको दृष्टिगत मतलब ध्यान में रखते हुए बच्चे के व्यवहारिक अनुभव एवं अकादमिक ज्ञान का सामंजस्य करने में दक्षता हो। 10वां, क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन एवं मूल्यांकन की दक्षता हो। ये एनसीएफ 2005 कहता है कि टीचर को ऐसे बनाना चाहिए स्टूडेंट को कि क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए, अवलोकन करिए और उनका मूल्यांकन करके उनके अंदर ये चीज़ों को डेवलप करिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 51। प्रश्न नंबर 51 क्या है, प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। अथवा देखिए 2020 में पूछा है कि जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें की गई थी। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए थे। यानी कि शिमला सम्मेलन आपका लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 से रिलेटेड है। तो पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने के साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए। तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति 1904 वो कहा था, जो लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल विभाजन किया था, बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया था, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में ये कहा था कि पाठ्यक्रम में सिलेबस में क्या पढ़ने लिखने के साथ साथ कृषि के बारे में भी शिक्षा दी जाए। दूसरा क्या किया जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति 1904 थी उसने कहा कि एग्रीकल्चर को भी पढ़ाया जाए, पढ़ने लिखने के साथ साथ पाठ्यक्रम में वो कृषि भी सिखाया जाए और शिक्षकों को क्या किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाना है जिससे प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो। अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। तो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति 1904 थी उसने कहा था ताकि अधिक विद्यालय खोले जाएं जिससे बच्चे पढ़े लिखें और मैक्सिमम टीचर मिले जिससे विद्यालय में क्या हो, शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। इस तरह लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता किया था, शिक्षक प्रशिक्षण का व्यवस्था किया था यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग का किया था, पाठ्यक्रम में सुधार लाया था और प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए थे। तो लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इतने सुधार किए थे। आपका देखिए 1904 में मेन क्या है, कृषि किया था, कृषि को ऐड किया था और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया था और प्रशिक्षण विद्यालय मैक्सिमम खोलने पर बल दिया था, आर्थिक सहायता किया था, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोलने के कहा था और पाठ्यक्रम में सुधार किया और प्राथमिक शिक्षा की उन्नति में इसने कार्य किया। तो ये 4-5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।